हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉफ्ट स्किल्स बाय वन्ना सैनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं अपने पोएम्स जो समझाना है और चैप्टर्स वो हिंदी में भी समझाऊं। तो आई विल बी बाइलिंगुअल हियर। इस पोएम में मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, राइट फ्रॉम द थीम, टोन, explanation, line wise and all the poetic devices. अगर आप इस पोएम को अच्छे से समझ लेते हो, जो वीडियो देख लेते हो, तो कोई भी क्वेश्चन आए, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, आप उसको डील कर पाओगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड। जो पोएम अमेंडा है, इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट क्लेन। ये ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं बच्चों के लिए। और सम ऑफ दीज द फेमस बुक्स आर हेटिंग एलिसन, एशले, पीपल माइट हेयर यू एक्सेट्रा। सो बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ आपको पोएट का नेम बताने के लिए आएगा। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी चैप्टर, कोई भी पोएम आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उसका राइटर, और अगर पोएम है तो उसका पोएट का नेम आपको याद होना चाहिए। ये कहीं किसी भी चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट उठाकर वो पूछ सकते हैं कि इसका राइटर कौन था। सो रॉबर्ट क्लेन ने क्या एक्सप्रेस किया है इधर, जो अमांडा है वो एक्चुअल में टाइटल जो है वो एक लड़की बताई गई है जो कि 10 से 12 साल की है। सारी पोएम ही उसके बेस पे है। सो अमांडा हैज़ एक्सप्रेस्ड, रॉबर्ट क्लेन हैज़ एक्सप्रेस्ड द व्यूज़ ऑफ अ लिटिल गर्ल। इधर जो छोटी सी लड़की है वो अमांडा है। वो शी इज़ कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर मेकिंग mistakes which she considers so they are not part of the code of conduct laid out by the society in which we live. सो अमांडा की दुविधा बताई गई है, उसकी परेशानी बताई गई है कि उसकी मदर हमेशा डांट मारती रहती है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लाइक अपने रूम नहीं क्लीन किया। तो बच्ची जो है वो ग्रो अप हो रही है। ये इसका भी दिखाया जाता है सेंट्रल थीम की कितना मुश्किल है टू ग्रो अप एंड टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि आपको सोसाइटी में एडजस्ट होना है, आप बड़े हो रहे हो तो यू शुड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन वो बच्ची जो है वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। सो देर आर लाइक थीम्स, मल्टी-लेयर्ड थीम्स आर देयर। सो एंड ये आप अगर थीम पे क्वेश्चन आता है आप तीनों पॉइंट्स लिख सकते हो। So the theme is an attempt of a child to preserve the childhood innocence against the duties and responsibilities of growing up. अब वो जो लड़की अमांडा है वो ग्रो अप हो रही है, शी इज़ अराउंड 10 से 12 साल, पबर्टी की एज पे है जब आप अडोलोसेंस में स्टेप इन करते हो। तो वो लड़की बेचारी अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, वो फेरी टेल्स वगैरह में खोना चाहती है अपनी फ्रीडम। वो ज़िंदगी फ्रीडम की जीना चाहती है बिकॉज इंडिविजुअलिटी आ रही है उसमें। अडोलोसेंस जैसे होते हैं बच्चे, दे वांट टू बी फ्री, टू बी इंडिपेंडेंट। वो भी दिखाया गया कि बच्ची खुद से ज़िंदगी जीना चाहती, भागना चाहती है इधर उधर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। अब जो मदर है, बिकॉज द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग अप, मदर इज़ एक्चुअली शी इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल हर, जैसे पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। वो पेरेंट्स अपनी जगह ठीक है बिकॉज वो बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं। अब इसी का ये थीम बताया गया है इसमें। फिर है, इट इज़ अ प्ली ऑफ अ चाइल्ड स्टेपिंग इन टू पुबर्टी टू प्रिजर्व हर फ्रीडम अगेंस्ट द डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग पेरेंट्स। अब जो पेरेंट्स हैं जो वो बहुत ही कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। इधर जो कन्वर्सेशन बताई गई है पोएम में वो एक मदर और डॉटर की है। सो मदर इज़ ऑलवेज टेलिंग हर, नैगिंग हर कि ऐसा क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ठीक से नहीं बैठे, ऑल दीज थिंग्स। सो बच्ची इरिटेट हो रही है। So she's trying to preserve her freedom. Then Amanda represents every growing girl whose mother wants her to be epitome of elegance, manners and beauty.
ये एक गर्ल की भी स्टोरी है कि गर्ल से सोसाइटी में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की अच्छे से बैठे, उसको अच्छे से बिहेव करना है, वो अच्छे से लाइक शी शुड बी एपिटमी ऑफ ब्यूटी एज वेल। जब आगे हम पोइम पढ़ेंगे उसकी मदर बोलती है कि चॉकलेट मत खाओ, आपके पिंपल्स हो जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स दैट हाउ society expects the girl to be perfect. So ये भी एक थीम लिया जा सकता है। सो टोन, इसमें एक क्वेश्चन टोन पे भी आ सकता है। आजकल सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है तो वो टोन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो टोन इसमें बताया गया है कि कभी उसकी मदर बोल रही है, फिर स्टैंजा, दूसरा स्टैंजा जो पैरेंथेसिस में है वो अमांडा बोल रही है। तो जो अमांडा की टोन है वो ड्रीमी है, ड्रीमी एंड चाइल्डिश। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, ड्रीम्स में खोई हुई है। और जो मदर की जो टोन है वो अथॉरिटेटिव है, एंग्री है, राइट। दे कैन बी डिफरेंट वर्ड्स। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो हो सकता है उधर दिया हुआ एक्सेस्परेटेड, इरिटेटेड, एंग्री, अथॉरिटेटिव, ऑल दीज आर करेक्ट। So let's move on to stanza 1. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Now, mother कह रही है डोंट बाइट योर नेल्स। बच्चा कंफ्यूजन जब होता है, जब इरिटेटेड होता है तो हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट बाइटिंग नेल्स। तो उसकी मदर कह रही है कि नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो, अपने नाखून मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स मीन्स वो अपने शोल्डर्स बेंड कर कर बैठी है, तो उसकी मदर इस पर भी गुस्सा हो रही है कि ये कैसे बैठे हुए हो आप। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। सो शी मस्ट बी सिटिंग इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर। वो थोड़ा सा ढीले से होकर बैठी है, तो उसके मदर उसको बोलती है ये कैसे बैठे हुए, सीधे बैठो। तो ये सारी चीज़ें अमांडा की मदर उसको बोल रही है कि आपको क्या बैठना नहीं आता, आप सीधे से बैठो और आप नाखून क्यों खा रहे हो। सो हियर द मदर इज आस्किंग अमांडा टू सिट प्रॉपरली, टू हैव अ गुड पोस्चर। So poetic devices of stanza 1. Don't bite your nails, Amanda. वो कह रहे कि अपने नेल्स को क्यों बाइट कर रहे हो। एंड डोंट हंच योर शोल्डर्स। ये अब देखो दोनों जो सेंटेंसेस हैं एक ही वर्ड से शुरू हो रहे हैं, डोंट डोंट, तो इसको बोलते हैं हम एनाफोरा। सो व्हेन टू कंजक्टिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद द सेम वर्ड, दोनों डोंट डोंट से शुरू हो रहे हैं, तो ये क्या है, एनाफोरा है। फिर आ गया डोंट हंच योर शोल्डर्स। अब वॉवल साउंड जब रिपीट होती है इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, जो बिल्कुल साथ नहीं, एक आधा वर्ड बीच में छूट भी जाए, तो डोंट हंच योर शोल्डर्स। अब ओ साउंड पूरे सेंटेंस में रिपीट हो रही है, तो ये बन जाएगा हमारा एजोनेंस। When vowel sound is repeated in nearly placed words, here O sound is repeated, so it becomes assonance. Stanza 2. अब स्टैंजा 2 देखो पैरेंथेसिस में है, पैरेंथेसिस इज ब्रैकेट। अब स्टैंजा 2 पैरेंथेसिस में है, ये आ गया हमारे इमेजिनेशन ऑफ अमांडा। इधर कौन इमेजिन कर रही है, अमांडा। There is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब इधर जो लड़की अमांडा इमेजिन कर रही है, वो कहती कि मैं तो एक ग्रीन कलर्ड सी में हूँ, दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ शांति है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, सिर्फ मैं ही हूँ उस आइलैंड पे, उस सी पे जो ग्रीन कलर का है। और मैं किस शेप में हूँ, मैं एक मरमेड हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं आराम से ड्रिफ्टफुली, वेरी यू कैन से ब्लिसफुली आई एम मूविंग। तो ये
अमांडा की इमेजिनेशन है। सो उधर जो उसकी मदर है वो उसको डांट मारी है, इधर अमांडा अपनी दुनिया में खोई हुई है। सो लैंग्वेज इज रिलैक्स्ड, देयर इज रिलैक्स्ड एमरल्ड सी। अब देखो फर्स्ट टेंस में बताया गया मदर इज शाउटिंग एट हर, सेइंग ये नहीं किया वो नहीं किया, ढंग से बैठो, नेल क्यों बाइट कर रहे हो। अब इधर लैंग्वेज शी वॉन्ट्स टू हैव अ वेरी रिलैक्स्ड लाइफ। एमरल्ड मीन्स, एमरल्ड एक्चुअली इज अ ग्रीन gemstone। इधर एमरल्ड सी बताया गया, इट इज़ अ मेटाफर। आई विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो एमरल्ड ओवर हियर इज ग्रीन gemstone। आपको बच्चे हर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी पता होने चाहिए, बिकॉज आजकल ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द मीनिंग और इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड this and a choice is given, multiple choice question. So you need to know the meanings as well. So where the soul is only, सिर्फ आप ही हो। mermaid है a mythological creature which is half lady and half fish, वो mermaid है। So poetic devices in stanza 2, emerald sea, it is a metaphor as green colored sea is compared to color of gemstone। ये एक मेटाफर क्या होता है जिसमें हम कंपैरिजन दो चीज़ों का करते हैं, लेकिन उसमें आपका वो नहीं आता, एज और लाइक नहीं यूज़ होता। सो सीधा ही कंपैरिजन, एमरल्ड सी बोल दिया होना तो वो मेटाफर हो जाएगा। मर्मेड जो है एल्यूजन एंड मेटाफर है। सो एल्यूजन ये होता है कि कोई रेफरेंस हो पुरानी चीज़ को, या इधर मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जो मिथ, आप समझते हैं मिथ जिसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, हम सोचते हैं शुरू से ऐसा, आगे से आगे लोग बताते हैं कि ऐसा कोई क्रिएचर था। सो मर्मेड एल्यूजन है, उसका रेफरेंस आया है और मेटाफर भी है। वो कह रही है कि मैं मर्मेड हूँ, लड़की खुद ही बोल रही है अमांडा कि मैं मर्मेड हूँ, जो ऐसे बड़े प्यार, ड्रिफ्टफुली ब्लिसफुली शी इज़ ड्रिफ्टिंग अवे। सो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली इज दिस इमेजरी। मर्मेड एक बड़ी ही एलिगेंस के साथ मूव कर रही है, ग्रेस के साथ मूव कर रही है। सो दैट एक्चुअली प्रेजेंट्स एन इमेजरी, हमारे आँखों के सामने वो इमेज सी आ जाती है। सो दैट इज़ इमेजरी। इमेजरी होता है कि जब 5 सेंसेस में से कोई भी सेंस आपकी एक्टिव हो जाए वो वर्ड्स देखकर, सो दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी। इट कैन बी इमेज, कोई वर्ड जो साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, या स्मेल है, या टच, क्या कुछ they like it gives some kind of sense of touch, so that becomes an imagery. So इधर ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो वेरी ग्रेसफुली शी इज़ मूविंग, तो ये बन जाती है इमेजरी। सो स्टेंजा 3 आ गया। सो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब मदर गुस्से में कहते ये काम नहीं किया, होमवर्क किया क्या आपने? आपने अपना रूम साफ़ किया क्या? मैंने तो आपको बोला था कि आप अपना होमवर्क करो और अपना शूज़ क्लीन करो, वो किया क्या? सो हियर अगेन मदर इज़ क्वेश्चनिंग एंड लाइक द चाइल्ड, द पुअर चाइल्ड, इधर जो बच्चा है वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। टाइडी मीन्स क्लीन, क्या आपने अपने जो शूज़ हैं वो साफ़ किए हैं? सो ये सब चीज़ें अमांडा की मदर उससे पूछ रही है, क्योंकि अमांडा इज़ ग्रोइंग अप, और अमांडा जो है, लेकिन वो बच्चा अपने आप को अपनी दुनिया में रखना चाहता है। मदर चाहती है कि यू आर ग्रोइंग अप, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, कि होमवर्क खुद से करो और अपना रूम साफ़ करो और अपने शूज़ का ध्यान रखो। दिस shows that she is growing up, and mother has expectation that she should do all these things. So इधर देखो mother and child, they are like, she's asking
कि ये सब कुछ किया है. Poetic devices in stanza 3. Did you finish your homework? Did you tidy your room? अब देखो मैंने पहले भी बोला था कि जो एक सेम वर्ड से शुरू हो रही हों टू सेंटेंसेस दैट विल बी एनाफोरा. सो डिड से शुरू हो रहा है तो ये एनाफोरा है. फिर रेपिटिशन है. द वर्ड अमांडा इज रिपीटेड. जहाँ भी अमांडा वर्ड रिपीट हो रहा है स्टेंजा में दैट विल बी रेपिटिशन. आई थॉट आई टोल्ड यू. अब मैंने बोला था कि जहाँ वोवल साउंड नियरली प्लेस्ड वर्ड्स में रिपीट हो वो एजोनेंस हो जाती. ओ साउंड रिपीट हो रही. आई थॉट आई टोल्ड यू. सो इट इज एन एजोनेंस. अब स्टेंजा 4. उधर मदर उसको ये सब कुछ बोल रही है, ये किया है अपने, वो नहीं, ये कर लिया, होमवर्क कर लिया, ये ऑल दैट. शी इज़ एंग्री आस्किंग. अब स्टेंजा 4 में हमारे अमांडा जी क्या कर रहे हैं, वो सोच रही है कि वो तो फ्रीडम के साथ घूम रही है. आई एम एन ऑर्फन. इट इज़ अ वेरी लाइक यू कैन से poignant paragraph. I will just read it and then I will explain. I am an orphan roaming the street. I, a patron soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Here it is a plea for freedom. The child is getting frustrated here. अब बच्चा जो है इतना फ्रस्ट्रेट, इतना इरिटेट हो जाता है तो वो अमांडा सोचती काश मैं ऑर्फन ही होती. अब ऑर्फन का मतलब होता है जिसके पेरेंट्स ना हो, जतीम, राइट, और यू कैन से अनाथ. सो आई एम एन ऑर्फन. वो कहती हाय हाय, इससे अच्छा तो जैसे मेरी मदर इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल में, इससे अच्छा तो ये होता है कि मेरे पेरेंट्स ही ना होते. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. तो वो फ्रीडम चाहती है कि वो बस विदाउट एनी restriction शी इज़ रोमिंग अबाउट. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट. अब देखो उधर मदर क्या बोल रही है पहले स्टंजा में, डिड यू क्लीन योर रूम, और इधर बच्चा क्या कह रहा है कि मैं डस्ट में खेलना चाहती हूँ. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट. द वर्ड हश्ड हैज़ बीन यूज्ड बिकॉज द मदर इज स्पीकिंग. मदर बहुत ज़्यादा बोल रही है और बच्चे को क्या चाहिए, साइलेंस चाहिए. बच्चे को चाहिए साइलेंस. द साइलेंस इज गोल्डन. इसीलिए बच्चे को साइलेंस अच्छा लग रहा है, शांति अच्छी लग रही है. कहते हैं कि बिकॉज मदर इज कॉन्टिन्यूसली नैगिंग हर स्पीकिंग. तो कहते मम्मी सारा दिन बोलती हैं तो मुझे तो शांति चाहिए. द फ्रीडम इज स्वीट. वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं रहना चाहती. जैसे यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, जब आप बड़े हो रहे थे अमांडा की एज में, तो ये नेचुरल है. पेरेंट्स बोलते हैं तो यू समटाइम्स द किड्स दे गेट इरिटेटेड. तो यही अब अमांडा का सीन है. नो, ऑर्फन इज अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. हश्ड मीन्स क्वाइट एंड बेयर मीन्स नेकेड. अब अमांडा क्या इमेजिन कर रही है, अपने आप को इमेजिन कर रही है ऑर्फन. सबसे पहले अमांडा ने अपने आप को पाया था एमरल्ड सी में, वो मर्मेड इमेजिन कर रही थी. वो भी फ्रीडम का रिप्रेजेंटेशन है, शांति थी. इधर भी अमांडा चाहती है कि शांति हो और मैं फ्रीडम के साथ जहाँ मर्जी घूम सकूँ, जो दिल में आए वो कर सकूँ. पैटर्न, शी वॉन्ट्स टू मेक पैटर्न. वो डस्ट में भी खेलना चाहती. वो चाहती कि मेरे फीट में शूज़ ना हो, नंगे पाँव मैं डस्ट में जाऊँ. See, these are the patterns made by bare feet. So अमांडा जैसे चल रही है और वो कुछ पैटर्न बनाना चाहती है. Now, poetic devices of stanza 4. I am an orphan. Metaphor. वो सीधा डायरेक्टली बोलती है मैं तो ऑर्फन हूँ. वो ये नहीं कह रही कि मैं एक ऑर्फन की तरह ऐसे करूँ. So the word as or like has not been used. It is a direct comparison. The silence is golden, the freedom is sweet.
अब अगेन ये कंपैरिजन किया गया. These are metaphors as they are direct comparison without the use of like or as. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब मदर कह रही कि डोंट ईट दैट चॉकलेट. अब मैंने पहले शुरू में थीम में बोला था कि ये एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी का कि एक लड़की जो है ब्यूटीफुल होनी चाहिए. सो मदर इज़ सेइंग कि चॉकलेट मत खाओ नहीं तो पिंपल्स आ जाएंगे. सो शी इज़ trying to control Amanda onto that also. Remember your acne? वो कहते कि याद है pimples. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब अमांडा उसकी तरफ देख ही नहीं रही, शायद वो अपनी दुनिया में खोई हुई है. तो acne means pimple, look means gaze. Sometimes ऐसा भी होता है कि आपको वर्ड दिया गया है क्वेश्चन में गेज, और उसको कहते हैं, आप कहते हैं कि स्टेंजा में इसका सिमिलर मीनिंग ढूंढ कर लाओ. सो गेज अगर दिया तो आप इसको लिखोगे तो लुक मीन्स गेज. सो देखो अब अमांडा जी हमारे बिल्कुल उसकी तरफ देख ही नहीं रही, अपनी दुनिया में खोई हुई है. पोइटिक डिवाइसेस, Amanda is repeated, so it is a repetition. I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Now, care means worry. Tranquil means calm and serene. बिल्कुल शांति है उधर. Rare means uncommon. अब कह रहे आई एम रपुंजल. अब देखो बेटा ये फिर पैरेंथेसिस में है. सो दिस इज अगेन द थॉट्स ऑफ अमांडा. अमांडा सोच रही है अपनी दुनिया में खोई है. वो कहती है आई एम रपुंजल. रपुंजल एक लड़की थी जिसको विच ने पकड़ लिया था एंड देन शी वॉज पुट इन अ टावर. तो ये फिर से एक फेरी टेल वाली सिचुएशन है. सो इट इज़ अ मिथोलॉजिकल थिंग. सो आई एम रपुंजल, वो अपने आप को रपुंजल समझती है. डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है तो ये मेटाफर है. आई हैव नॉट अ केयर, यदि मुझे किसी चीज़ की वरी ही नहीं है. मैं कहाँ रह रही हूँ? एक टावर में रह रही हूँ, बिकॉज रपुंजल को विच ने पकड़ कर टावर में रख लिया था और उसके बहुत लंबे बाल थे और बालों से चढ़कर ऊपर कोई भी आ सकता था. सो लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. कहते टावर में लाइफ तो इतनी सुंदर है, इतनी शांति है, और ऐसी लाइफ में जीना चाहता हूँ शांति में. आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई हेयर. अब रपुंजल इधर शांति चाहती है तो वो कहते कि मैं किसी के लिए अपने बाल नीचे नहीं गिराऊंगी कि कोई मेरा बाल पकड़कर ऊपर चढ़ सके और मुझे डिस्टर्ब कर सके. रपुंजल इतनी थक चुकी है, वो शांति चाहती है, तो वो कहती कि मैं तो टावर में ही रहना चाहती हूँ और मैं कहीं भागना इधर उधर नहीं चाहती. सो आई वुड लाइक टू लिव इन टावर वेयर देयर इज़ नोबडी अराउंड टू nag me. एक्चुअल में परेशान किससे है? दैट nagging behavior of mother who is always asking her to do one thing or the other or to behave properly. So care is very tranquil, as I've already talked about. Serene, शांति, शांत, and rare is uncommon. ये देखिए रपुंजल इधर दिखाई गई है, टावर है और उसकी चोटी देखो कितनी लंबी है. ये रपुंजल एक टावर में रहती थी लड़की, वो दिखाई है. लेकिन हमारी रपुंजल जो है अमांडा, वो कहती कि मैं अपने बाल नीचे नहीं गिराऊंगी विंडो से, कोई ऊपर ना चढ़कर आ सके. So poetic devices, Rapunzel is allusion and metaphor, as I've already told you. Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब sulking means to be in bad mood. जब हम अपना इरिटेट होकर मुंह सा बना लेते हैं. Moody means unstable. And nagged means harass. Harass करना, to get angry or to scold. Stop that sulking at once, Amanda. तो मदर कह रही कि ये क्या, कैसी शक्ल बनाई है अमांडा, ये क्या है, कैसे देख रहे हो? वो सोच रही है कि वो अमांडा जो है इरिटेट हो रही है.
यू आर ऑलवेज सो मूडी। तो मदर कह रही कि आप हमेशा बहुत मूडी हो, यू आर ऑलवेज सो मूडी। अमांडा कभी सुनते कभी नहीं सुनते, बिकॉज एक्चुअल में अब इधर अमांडा सुन नहीं रही। अमांडा अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, उसे नहीं पता कि क्या चल रहा है। समटाइम्स इट हैपन्स विद यू गाइज ऑल्सो, है ना, क्लास में क्या चलता है, मैडम क्या बोल गई, आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि आप अपनी दुनिया में खोए हुए होते हैं। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। तो कहते कि कोई भी, जब मैं बोल रही हूँ तो कोई आस पड़ोस वाला सुनेगा तो वो सोचेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। अब देखो, एनी वन वुड थिंक, अब शी इज़ कंसर्न्ड, मदर इज़ कंसर्न्ड अबाउट पीपल, सोसाइटी के बारे में कितना सोचती है मदर कि मैं ऊंची बोल रही हूँ तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुझे डांट लगा रही हूँ। सो this is what mother's concern is. Actually, we all sometimes live, because we have to live in society, so people control us. अब देखो, ये वो कह रही कि मेरी तरफ देखो, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे कि मैं आपको डांट लगा रही हूँ। सो दिस is what the story was, sorry, the poem was about। और ये एक्चुअल में एक लड़की है जो 10-12 साल की है, जिसका नाम अमांडा है, उसकी सिचुएशन बताई गई है। एंड आई थिंक एवरी चाइल्ड ऑफ हर एज कैन रिलेट टू इट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, so please subscribe my channel and share with your friends also. I will be coming up with many more videos like these. So अगर कोई आपको परेशानी है, कहीं कुछ नहीं समझ आया, तो you can always write in comment box. Thank you and bye bye.